नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है अर्नब नायक। आज लॉन्च कर दिया टिम कुक ने नए आईफोन्स और आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। तो यार स्टीव जॉब्स अंकल तो बिल्कुल एक लेजेंड आदमी है, हम सब जानते हैं, पर टिम कुक के बारे में हमको कितना पता है। तो इसीलिए इस बिजवॉर पीपल के एपिसोड में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं स्टीव जॉब्स और टिम कुक के बीच में क्या डिफरेंसेस थे, क्या सिमिलैरिटीज थे, क्या हम उनसे सीख सकते हैं, क्या इनसाइट्स मिलेंगे हमको। और आप सब टिम कुक के स्ट्रैटेजीज और आइडियाज सुन के सही में चौंक जाने वाले हो। तो जल्दी से अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हर एक पॉइंट में मैं सबसे पहले आपको स्टीव जॉब्स के डिटेल्स बताऊंगा जो आपको मोस्टली पता होंगे, और वही सेम पॉइंट हम कंपेयर करेंगे टिम कुक के डिटेल्स के साथ। और शुरुआत हम करते हैं डिफरेंसेस से। तो स्टीव जॉब्स का जन्म सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। उनका जन्म फरवरी 24, 1955 को हुआ था, और जब उनकी डेथ हुई 2011 में तब उनकी एज 56 ईयर्स थी। टिम कुक इस दुनिया में ठीक 5 साल बाद आए। उनका जन्म अलाबामा में हुआ था और उनका बर्थ डेट है नवंबर 1, 1960, मतलब आने ही वाला है 2 हफ्तों में। स्टीव जॉब्स की जब डेथ हुई 2011 में उनका नेटवर्थ $7 बिलियन से ज्यादा था, पर टिम कुक का अभी नेटवर्थ $1 बिलियन से ज्यादा है। मतलब वो वन ऑफ द वेरी फ्यू सीईओज है जिनका नेटवर्थ $1 बिलियन से ज्यादा है। मतलब कुछ तो अनोखा, कुछ तो नया किया ही होगा। इसके अलावा स्टीव जॉब्स को एक इनोवेटर माना जाता है, जबकि टिम कुक अपने ऑपरेशंस के काम के लिए जाने जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं एजुकेशन की ओर, और इसमें स्टीव भैया ने सोचा कि यार ज्यादा पढ़ के क्या ही कर लेंगे। तो वो रीड कॉलेज गए, वहाँ पे उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट था नहीं, कैलीग्राफी थोड़ी बहुत करते थे। उन्होंने बोला कि भैया वैसे घर वालों का पैसा वेस्ट हो रहा है, ड्रॉप आउट कर लिया। पर वहाँ पे हमारे टिम कुक अंकल तो यार बिल्कुल शर्मा जी के बेटे की तरह हैं, सारी डिग्री ले ली उन्होंने। तो उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस करी है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ऑबर्न यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार इंजीनियरिंग नॉलेज तो आ गई, थोड़ा एमबीए भी कर लेते हैं। तो एमबीए उन्होंने करी है ड्यूक स्कूल ऑफ बिजनेस से। अब अगर हम काम की ओर जाएं तो स्टीव भैया ने एप्पल की शुरुआत 1976 में करी थी। उसके बाद 85 तक काम किया, और उसके बाद उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हटा दिया। बोला कि भैया कंपनी तो तुमने शुरू कर दी, बट तुमसे ना हो पाएगा ये कंपनी चलाना। तुमने जिस बंदे को हायर किया था जॉन स्कली, वो अब इस कंपनी को चलाएंगे। ये बात सुन के स्टीव जॉब्स ने भी बोर्ड को बोला होगा कि यार चीटिंग 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 करता है तू। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट कंप्यूटर की शुरुआत करी, और 1986 में पिक्सार की भी शुरुआत करी। सोचा होगा कि यार हॉबीज के तौर पे मूवीज भी बना लेते हैं थोड़ी बहुत। उसके बाद 2006 को तो डिज्नी ने पिक्सार को $7.4 बिलियन में खरीद ही लिया, और नेक्स्ट कंप्यूटर्स को भी एप्पल ने खरीद लिया। और फाइनली 1997 को स्टीव जॉब्स वापस एप्पल में आए सीईओ बनने के लिए, क्योंकि यार कंपनी बिल्कुल डूबने की हालत में थी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि यार तुम्हारी कंपनी है, अब तुम ही संभालो इसको। अगर हम वहां पर टिम कुक की बात करें, वो बिल्कुल आदर्श बच्चे की तरह जॉब पे जॉब कर रहे थे। उन्होंने आईबीएम में 12 साल काम किया, फिर इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किया, और फाइनली उन्होंने कॉम्पैक्ट में 6 महीने काम करना शुरू किया था। और फिर स्टीव भैया ने आके बोला कि यार थोड़ा एप्पल को ग्रो करने में मदद करो ना यार, वैसे ही अपनी नैया डूब रही है, तुम में काफ़ी पोटेंशियल है। तो तब टिम कुक बहुत ज़्यादा रिस्क लेके एप्पल में आए, और उसके बाद तो आपको उनके पार्टनरशिप कोलैबोरेशन के बारे में पता ही है। और अब तो टिम कुक ने सही में यार हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। अब बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो के, कि यार दोनों किस तरीके से काम करते थे। पर उससे पहले मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि यार मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे मैं आजकल हर दिन अलग स्टार्टअप न्यूज़ के वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव, नया नॉलेज मिल जाएगा हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में। तो जल्दी से आके वहाँ फॉलो कर लो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो में, कि ये दोनों एक्चुअल में काम कैसे करते थे और उसमें क्या डिफरेंसेस थे। तो स्टीव जॉब्स आपको पता ही होगा कि एक टाइप के कंट्रोल फ्रीक थे, काफ़ी हैंड्स ऑन इन्वॉल्व रहते थे प्रोडक्ट में। उनका अपना एक विजन था, वो चाहते थे कि यार वो प्रोडक्ट बिल्कुल वैसे ही बने, और इसके लिए वो काफ़ी एफर्ट भी डालते थे। बट टिम कुक को तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था प्रोडक्ट का, तो इसीलिए वो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच फॉलो करते थे। इसके लिए उन्होंने एक हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीम बनाई थी, और उन पे वो पूरा भरोसा करते थे कि यार ये बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे। इसके अलावा स्टीव जॉब्स एप्पल के प्रोडक्ट्स और डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। मतलब यूजुअली एप्पल से पहले लोग प्रोडक्ट्स को सिर्फ यूज़ करते थे, बट जब स्टीव जॉब्स ने काम करना शुरू किया तो लोगों को एक्चुअली प्रोडक्ट से प्यार हो गया। नहीं तो यार आप खुद ही देखो, ये है मैकबुक, मतलब एक नॉर्मल सा लैपटॉप ही है,
बट आप यूजुअली देखेंगे कि यार मैकबुक के जो यूजर्स है ना, अलग ही उनको एक लगाव होता है अपने लैपटॉप से। पर इसके पीछे स्टीव जॉब्स की मेहनत है, इसीलिए लोग इतना पैशनेट है एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए। बट दूसरी तरफ टिम कुक का फोकस है कि यार ये जो इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स बने हैं उससे एक्चुअल में एक बड़ा बिजनेस कैसे बिल्ड हो, और इसके लिए उन्होंने कई सारे चीज़ों पे फोकस किया, जैसे लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, टिम कुक के आने से पहले एप्पल खुद के फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट्स बनाता था और अपने वेयर हाउसेस में ये प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री रखता था। बट उसमें दिक्कत ये थी कि यार इनिशियल सेटअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा था और अगर डिमांड ऊपर नीचे हुआ उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते थे। कभी इन्वेंट्री कम पड़ जाती थी, कभी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा पड़ जाती थी। तो टिम कुक ने आते ही फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेस बंद कर दिए और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पूरी आउटसोर्स ही कर दी। अब मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, क्योंकि उनका फंडा सिंपल था। ये इतनी बड़ी कंपनी जिनका काम ही सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है, ये काफ़ी बड़े स्केल में काफ़ी सस्ते में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और डिमांड जैसे ऊपर नीचे होता है उसके हिसाब से काफ़ी जल्दी एडजस्ट कर सकते थे। इसके अलावा एप्पल अपने वेयर हाउस में पहले कई महीनों तक इन्वेंट्री रखता था, बट अब क्योंकि इतनी जल्दी मैन्युफैक्चर होता है तो जो भी प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ही दिनों में बेच पाते हैं। इसके अलावा टिम कुक के आने के बाद उन्होंने काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि यार जब आप कोई प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो और एप्पल नॉर्मली जब प्रोडक्ट निकालता है वो नेक्स्ट लेवल पे सक्सेसफुल होते हैं, तो उतने प्रोडक्ट बनाने के लिए दूसरी कंपनीज के पास वो पार्ट्स और टेक्नोलॉजी सब अवेलेबल तो होना चाहिए। तो इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एप्पल ने फ्लैश मेमोरी में 2005 से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और फिर वो आगे जाके बहुत बड़ी क्वांटिटी में आईपॉड नैनो, आईफोन, आईपैड हर जगह यूज हुआ। और क्योंकि एप्पल ने पहले से इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उनको तो फ्लैश मेमोरी की कोई दिक्कत नहीं हुई। बट फिर जब HP अपना टच पैड टैबलेट बनाने की कोशिश कर रहा था, उनको वही फ्लैश मेमोरी मिलता था जो कि एप्पल ने रिजेक्ट किए होते थे। तो इससे एप्पल का भी फायदा होने लगा और कॉम्पिटिटर्स को भी एक्सेस नहीं मिलता, तो उससे डबल फायदा होने लगा एप्पल को। अगला पॉइंट आता है कि यार स्टीव जॉब्स क्योंकि प्रोडक्ट पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, इनोवेशन पे इतना ज़्यादा फोकस करते थे, उनका फंडा ये था कि यार कस्टमर्स का एक्चुअली में पता ही नहीं है कि यार उनको क्या चाहिए। तो इसीलिए एप्पल उतना ज़्यादा कस्टमर फीडबैक नहीं लेता था स्टीव जॉब्स के टाइम पे, क्योंकि वो इतने रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स निकालते थे, कस्टमर्स ने इन चीज़ों के कभी सपने भी नहीं देखे होते थे। पर दूसरी तरफ टिम कुक काफ़ी फीडबैक लेते हैं, वो देखते हैं कि यार क्या मार्केट की रिक्वायरमेंट्स है और उसके हिसाब से वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यार एप्पल के प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा महंगे हैं, पर टिम कुक को पता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स एक्सेस करना चाहते हैं और इससे इवेंचुअली एप्पल का ही फायदा होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग एप्पल के इकोसिस्टम में एंट्री मारेंगे। तो इसके लिए वो सस्ते और छोटे प्रोडक्ट्स निकालने लग गए। इसका एग्जाम्पल है आईफोन SE, आईपैड मिनी, अब तो उन्होंने वॉच SE भी निकाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे आपको समझ आएगा कि यार स्टीव जॉब्स के बाद भी एप्पल इतनी तेजी से क्यों ग्रो कर रहा है। 2011 में एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $350 बिलियन था, अभी $2 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। तब उनका रेवेन्यू $108 बिलियन था, अब डबल होकर $224 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने प्रॉफिट्स भी डबल कर दिए हैं और ये एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 2011 में जो कंपनी $100 बिलियन कमाती थी उसका रेवेन्यू इतने कम टाइम में डबल करना, वो भी बिना बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स के, मानना पड़ेगा टिम कुक को। असली बिजनेस मीम तो टिम कुक पे ही अप्लाई होता है। अब इसके अलावा अगर हम ब्रांड इमेज की बात कर लें, स्टीव जॉब्स के टाइम में एप्पल प्रोडक्ट्स को ऐसे लोग यूज़ करते थे जो कि क्रिएटिव लोग हैं, कुछ अलग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरडॉग्स हैं, रिबेल्स हैं। वो ब्रांड इमेज तो मेंटेन करी है, बट उसके ऊपर टिम कुक ने और कई सारी चीज़ें ऐड करी है, जैसे कि प्राइवेसी। आपको पता है कि यार एप्पल कई सारे इनिशिएटिव्स लेता है ताकि आपका डेटा कम से कम थर्ड पार्टी कंपनीज के पास जाए। इसके अलावा वो सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करते हैं, जैसे कि अब आईफोन में काफ़ी रिसाइकल्ड मटेरियल्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा उनके ऑफिसेज भी क्लीन एनर्जी पे चलते हैं, वो अपने फैक्ट्रीज को भी बोलते हैं कि यार क्लीन एनर्जी पे चलो। तो ये सारी चीज़ें एक अलग ब्रांड इमेज बनाता है एप्पल का। और अगर हम पर्सनल ब्रांड की बात कर लें तो स्टीव जॉब्स बिल्कुल एक क्रिएटर टाइप का आदमी थे, जो कि बिल्कुल प्रोडक्ट फोकस थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे और वो अपने विजन को रियलिटी में लाने के लिए नेक्स्ट लेवल तक चले आते थे। बट स्टीव जॉब्स दूसरी चीज़ों के ऊपर ना ज़्यादा बात करते थे, ना ज़्यादा अपना अटेंशन देते थे। बट ऐसा टिम कुक बिल्कुल नहीं करते। वो फिलंथ्रोफी भी काफ़ी करते हैं, पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, अपने ओपिनियंस देते हैं, LGBT राइट्स को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, इंक्लूसिव और डाइवर्सिटी पे भी काफ़ी फोकस करते हैं। नहीं तो यार आप खुद सोचो कि यार टिम कुक जो इतने ज़्यादा प्राइवेट लाइफ जीते हैं, उन्होंने खुद से आके पब्लिकली बोला कि यार वो गे हैं, ताकि जो दुनिया भर के LGBT के लोग हैं उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि यार अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का CEO एक गे इंसान हो सकता है, तो मतलब हम भी थोड़ी किसी से कम हैं। बेसिक फंडा ये कि टिम कुक बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, बट दूसरी चीज़ों को भी इग्नोर नहीं करते हैं। उन्होंने चाइना मार्केट पे फोकस किया और चाइना अब उनके रेवेन्यू पे US के बाद सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सर्विसेज का तो उन्होंने पूरा एक अलग से इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया, जिसमें सारे एप्पल प्रोडक्ट्स एक साथ एज अ इकोसिस्टम काम करते हैं
और कुछ कुछ नए प्रोडक्ट जैसे कि आपके एयरपॉड्स हो गए, एप्पल वॉच हो गया है, वो स्टीव जॉब्स के टाइम के रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स तो है नहीं, बट फिर भी इनोवेशन के मामले में काफ़ी आगे हैं और दुनिया में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। अब थोड़ा इन दोनों के सिमिलैरिटीज डिस्कस कर लेते हैं। पहली सिमिलरिटी है अटेंशन टू डिटेल। स्टीव जॉब्स भैया प्रोडक्ट और डिजाइन पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे, जबकि टिम कुक ऑपरेशंस और एफिशिएंसी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। दूसरा सिमिलरिटी है पैशनेट। तो स्टीव जॉब्स कस्टमर्स कैसे प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे फील करते हैं, इन सारी चीजों के लिए पैशनेट थे, जबकि टिम कुक एप्पल को एज अ बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे लेने के लिए बहुत पैशनेट है। फिर आता है इनोवेशन। इसमें स्टीव जॉब्स बेस्ट प्रोडक्ट्स कस्टमर्स के लिए बनाने की कोशिश करते थे, जबकि टिम कुक एफिशिएंसी बढ़ाने में, कॉस्ट कम करने में और एप्पल का बिजनेस डिफरेंट चीज़ों में एक्सपैंड करने के लिए इनोवेट करते हैं। फिर आते हैं डिसीजन कैसे लेते हैं। दोनों ही अपने गट फीलिंग पे, अपने इंट्यूशन पे एक काम करते हैं, दो डेटा और अपने सीनियर लोगों की फीडबैक लेते हैं, बट एंड में जो डिसीजन लिया जाता है वो उनके इंट्यूशन पे बेस्ड होता है। और आखिरी है कि यार दोनों दुनिया को बदलना चाहते हैं बढ़िया एप्पल के प्रोडक्ट्स बना के, ताकि कस्टमर्स ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट करें जो पहले इस दुनिया में थी नहीं। तो एंड में मैं आपको बोलूँगा कि स्टीव जॉब्स के अंडर एप्पल ने एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट्स निकाले, चाहे वो मैकबुक हो, आईपॉड हो, आईफोन हो, आईपैड हो, और ये हर एक प्रोडक्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे सक्सेसफुल हुए हैं। इतने सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हार्डली कोई बिजनेसमैन ने बनाया होगा, स्पेशली जब वो कंपनी डूब रही थी, उसको जिस लेवल पर लेके गए हैं भैया, रिस्पेक्ट है। बट टिम कुक को भी आपको मानना पड़ेगा, जब उन्होंने कॉम्पैक्ट छोड़ने का डिसीजन ले रहे थे तब उनको सबने एडवाइस किया कि भैया ये कहाँ जा रहे हो एप्पल में, वो तो कंपनी वैसे ही डूब रही है। खुद भी जब टिम कुक एनालाइज करते थे उनको भी लगता था कि यार कॉम्पैक्ट सही है, बट उन्होंने गट पे और स्टीव जॉब्स पे भरोसा किया और उन्होंने शिफ्ट मारा। उसके बाद जो स्टीव जॉब्स ने उनको नर्चर किया, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया, उनको अपॉर्चुनिटीज दी, और एक्चुअल में ऐसा नहीं किया कि यार टिम कुक सेकंड स्टीव जॉब्स बने, बट पहले और सबसे अच्छे टिम कुक बने। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है स्टीव जॉब्स की भी और टिम कुक की भी, क्योंकि अगर आप कोई भी बड़ी टेक कंपनी देखेंगे, उनके जो एक्चुअल फाउंडर्स हैं या तो वो अभी भी कंपनी चला रहे हैं या वो एग्जिस्टिंग सीईओज को एडवाइस दे रहे हैं। वैसे गूगल में लैरी पेज और सर्गे ब्रिन सुंदर पिचाई को गाइड करते हैं, बट टिम कुक अब अपने भरोसे हैं। बट स्टीव जॉब्स ने उनको ऐसे सेट करके गए हैं कि एप्पल अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो एंड में मैं यही बोलूंगा कि यार स्टीव जॉब्स तो लेजेंड बन चुके हैं, बट टिम कुक लेजेंड बनने के पाथ में निकल चुके हैं, और कहाँ वो पहुंचेंगे वो तो टाइम ही बताएगा। बट होपफुली टिम कुक और एप्पल को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। और यही था दोनों के बीच में कंपैरिजन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो में मजा आया यार वीडियो को लाइक करो यार। आप में से बहुत कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं, और उससे बहुत कम लोग तो यार चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और घंटी भी दबा के ऑल कर दिया करो ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आ जाएं। इसके अलावा आपके कोई भी ओपिनियंस है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना, और आगे कोई टॉपिक के सजेशन हो वो भी कमेंट्स में बता देना। इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी फॉलो कर लो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।